एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो आपका हरियाणा का एनएमएस का एग्जाम है वो 30 नवंबर को है, यानी संडे को है। तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी का आपको गो थ्रू करना है और देखना है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो चलो बच्चों, आज लेकर आई मैं आप लोगों के लिए इसी चीज से रिलेटेड जो कि आपके एनएमएस के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो वेलकम टू एनएमएस चैंपियन। इस चैनल के थ्रू आपको बच्चों मैथ, साइंस, एसएसटी, रीजनिंग जो भी आपके एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी की तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाती है। और एनएमएस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है अलग अलग स्टेट्स के भी, वो सभी आपको इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, फारसी आक्रमणकारी 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन ले आया था। कौन लेकर आया था मयूर सिंहासन? तो बच्चों ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आदिल शाह, फिर शेर शाह, राणा सांगा या नादिर शाह। तो बच्चों फारसी आक्रमणकारी के अकॉर्डिंग किसके द्वारा 1739 में मयूर का सिंहासन ले लिया गया था? तो बच्चों इसका आंसर होगा नादिर शाह, यानी कि नादिर शाह के द्वारा जो है सिंहासन मयूर सिंहासन जो है इनके द्वारा लिया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव ने बेसीन किससे छीना? यानी जो बेसीन था वो उन्होंने किससे लिया, युद्ध के बाद उन्होंने किससे वो छीन लिया? तो ऑप्शन है आपका ब्रिटिश, फिर पुर्तगाली या फ्रांसीसी या डच। तो बच्चों पेशवा बाजीराव ने बेसीन जो है वो छीना था, बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाजीराव के साथ जो उनकी युद्ध हुई थी तो उनसे उन्होंने बेसीन को वापस ले लिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें किसकी संधि जो है, किसकी संधि के साथ समाप्त कर दिया गया था इस युद्ध को? मद्रास की संधि हुई थी, एक्सला चैपल या पेरिस या पांडिचेरी। तो बच्चों प्रथम कर्नाटक युद्ध से कौन सी संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया? तो ये संधि जो थी वो थी एक्सला चैपल, ओके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल और बिहार इस साइड के जो राज्य हैं आपको देखने को मिलेंगे, उस साइड पर रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। तो बच्चों कब किया था ये? तो ऑप्शन है आपका 1773 ईस्वी में या 1772 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में या 1771 ईस्वी में। तो बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया? 1773 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों, सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकारने वाले कौन थे? किसके द्वारा जो है सहायक संधि स्वीकारा गया? इसमें क्या था बच्चों, इसमें कर वसूला जाता था। अगर लगता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये जो राज्य है ये अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं नवाब, तो उसको वो क्या करते हैं, नवाब को हटाकर उस साम्राज्य को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साम्राज्य था उसमें सम्मिलित करते थे। तो सहायक संधि में सबसे पहले किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा आपका। तो ऑप्शन है मराठा, रोहिला, टीपू सुल्तान या हैदराबाद का निजाम। तो बच्चों सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार की गई थी वो स्वीकार की गई थी यानी कि हैदराबाद निजाम के द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। देखो मिलान क्या करना है, आप ए साइड कर लो और बी साइड कर लो। पहले देखो जो शेर खान थे वो कौन से उसके थे? तो आपको ऑप्शन बी में देखो क्या क्या ऑप्शन आपके पास, घोड़े को दागना, मोती मस्जिद, सूरवंश या भवन निर्माताओं का राजकुमार। तो बच्चों शेर खान कौन थे? वो थे सूरवंश से रिलेटेड, यानी कि आपका 1 आएगा इसमें, यानी कि सी जो है वो 1 से मैच हो जाएगा। देन दाग क्या है, किसी चीज को दागते हैं तो वो क्या होता है, दाग बन जाता है ना। तो घोड़े को दागना क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 नंबर का। देन शाहजहां कौन थे? शाहजहां कौन थे बच्चों?
वो राजकुमार थे, तो भवन निर्माताओं का राजकुमार यानी कि थर्ड। फिर है मोती मस्जिद, तो वो मोती मस्जिद से ही मैच हो जाएगा यानी कि फोर्थ। तो देख लो इसमें क्या है, ए में आपका सेकंड, आपका जो फर्स्ट आंसर सी होना चाहिए। देखो फर्स्ट का आंसर सी है, ऊपर में है, ठीक है। एंड सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, देखो सेकंड का आंसर ए होना चाहिए। देखो ए है इसमें, है ना, तो यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर है अकबर ने एक नया धर्म प्रचलित किया। अकबर के द्वारा कौन से धर्म को प्रचलित किया गया बच्चों, सूबा, खालसा, दीन ए इलाही या फिर दीन ए रसालत। तो बच्चों अकबर के द्वारा जो नया धर्म प्रचलित किया गया, इसका जो निर्णय किया गया था, जागरूक किया था लोगों को उसके प्रति, तो वो था दीन ए इलाही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है बच्चों, निम्न में से किसको मैसूर का बाग कहा जाता है। मैसूर का बाग या फिर शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, रॉबर्ट क्लाइव को या शिवाजी को। तो मैसूर का बाग या मैसूरे शेर जो भी होता है, ये जो वर्ड है, ये जो उपाधि है बच्चों, वो दिया गया है टीपू सुल्तान को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैयत बारी राजस्व यानी टैक्स वसूलने का एक नया तरीका। रैयत बारी जो प्रणाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो चलाई गई थी, वो किसके द्वारा लाई गई थी बच्चों, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा आया था। तो देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेल्लेस्ली, मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो बच्चों रैयत बारी राजस्व प्रणाली जो है वो आपकी आई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनके द्वारा रैयत बारी प्रणाली जो है राजस्व की, टैक्स वसूलने की, वो प्रणाली को लेकर आया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है निम्न में से किसको वर्तमान मुद्रा का जनक, अभी के टाइम में जो मुद्रा रुपए चल रहा है ना, उसके जनक कौन है, उसे किसे कहा जाता है, शेरशाह को, अकबर को, बाबर को, हेमू को। तो बच्चों वर्तमान जो मुद्रा है उनके जनक कहा जाता है शेरशाह को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है पुरंदर का संधि, जो पुरंदर में संधि हुआ था बच्चों, शिवाजी व किसके बीच, शिवाजी के साथ और किसके बीच जो है पुरंदर का संधि हुआ था। बीजापुर के सुल्तान बालाजी विश्वनाथ या राजा जय सिंह या नादिर शाह। तो बच्चों जो पुरंदर की संधि हुई थी, इसके थ्रू जो शिवाजी थे उनको बहुत सारे मुद्राएं जो मोहर है उनको उनके बदले में देना पड़ा था। तो ये जो संधि है बच्चों ये हुआ था राजा जय सिंह के साथ, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है भारत के पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, किसके द्वारा प्रथम बार जो है वायसराय के रूप में भारत में वो काम किया था वो, तो फ्रांसिस्को द एल्मेडा या टुप्लेक्स या फिर काउंट द लैली या फिर अल्फांसो द अल्बुकर। तो बच्चों जो पुर्तगाली थे उनके प्रथम वायसराय जिन्होंने भारत पर राज किया था एक तरीके से, तो बच्चों प्रथम थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को द एल्मेडो, यानी कि फ्रांसिस्को द एल्मेडा जो था वो पुर्तगाली था जो कि प्रथम वायसराय बना था कहां पर, इंडिया में। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक नई प्रणाली लागू की जिसे डैश कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन सी प्रणाली लागू की गई थी बच्चों, द्वैत शासन, रैयतवाड़ी, फेडरल या लोकतंत्र। तो जो बच्चों रॉबर्ट क्लाइव थे उनके द्वारा जो प्रणाली लागू की गई थी नई प्रणाली बंगाल में, वो थी द्वैत शासन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सरदार दीवानी अदालत का अर्थ है। जो सरदार दीवानी अदालत है उसका मतलब क्या होता है, नागरिक न्यायालय होता है, आपराधिक न्यायालय होता है या उपभोक्ता न्यायालय होता है या काउंसिल होता है। तो बच्चों ये जो अदालत है वो कौन सा न्यायालय है, सरदार दीवानी। तो दीवानी बच्चों सरदार दीवानी जो है एक तरह की न्यायालय थी, वो थी नागरिक न्यायालय, यहाँ पे नागरिकों को न्याय दिया जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
होते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, वो पृथ्वी के कौन से हिस्से से मिलती है, कौन से भाग से मिलती है, तो वो भू प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर है बच्चों, जैव ईंधन का उत्पादन अब किससे किया जा रहा है? तो जैव ईंधन है बच्चों, वो उसका उत्पादन किससे किया जा रहा है? तो ऑप्शन है जेडाफ्रो, धान, रागी, कपास के बीज। तो जैव ईंधन का उत्पादन बच्चों अब किससे किया जाता है? जेड्रोफा से होता है, जेड्रोफा से होता है, जो कि क्या है? एक पौधा है, ठीक है, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे हम जैव ईंधन को उत्पादित करते हैं, जेड्रोफो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर है उन कर्मचारियों का वो क्या कहते हैं जो चतुर्थ श्रेणी के में कार्य करते थे? श्रेणियां बटे हुए थे समाज, तो चतुर्थ श्रेणी में जो कार्य करने वाले जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्हें क्या कहते थे? तो ऑप्शन है व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर या गोल्ड कॉलर। तो चतुर्थ यानी कि चौथी श्रेणी में काम करने वाले जो कर्मचारी थे बच्चों, वो होते थे आपके व्हाइट कॉलर, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उसमें सही था। देन है आपका भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र, जो तटवर्ती तेल क्षेत्र है आपका भारत में, वो कहां पर स्थित है? डिगबोई, मुंबई हाई या नरीमन या फिर कोच्चि। तो बच्चों भारत में सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र आपका स्थित है मुंबई हाई में, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है स्कैवेंडिंग खानाबदोशों, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? तो मसाई, बेडुई, लैप्स या फिर रवारी। तो बच्चों इन खानाबदोशों को कहते हैं लैप्स, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है निम्न में से बहुवर्षीय फसलें कौन सी है? जो इनमें से बहुवर्षीय फसलें बच्चों वो कौन सी है? तो ऑप्शन है चाय, कॉफी, चावल व गेहूं, कपास और जूट, जौ या मक्का। तो बहुवर्षीय फसलें कौन सी होती है बच्चों? वैसी फसलें जो किसी एक मौसम में या दूसरे मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसी फसलें होती है जो एक दो मौसमों तक वो रहती हैं, ठीक है, एक दो मौसमों तक वो रहती हैं, तो वो फसलें जो होती है वो बहुवर्षीय फसलें भी कहलाती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? वो होगा चाय, कॉफी, ठीक है। कुछ फसलें कौन सी होती है? मौसम के आधार पर उगाई जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है ये झाड़ी और वृक्ष दोनों के रूप में पाए जाते हैं, तो ये क्या है? एक बहुवर्षीय फसलें होती है। तो यानी कि चाय, कॉफी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है ओटाई प्रक्रिया का प्रयोग। जो ओटाई प्रक्रिया है बच्चों, उसका प्रयोग जो है रेशे से बीज को अलग करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये किसके लिए किया जाता है? कपास के लिए, जूट के लिए, गन्ना के लिए, धान के लिए। किसको जो है ओटाई की जो प्रक्रिया है उसका प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, इसको प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है किसको? कौन से रेशों को बीज से अलग करने के लिए? तो बच्चों उसका आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि कपास जो है, कपास में जो बीज से हम रेशों को अलग करते हैं उस पूरी प्रक्रिया को ओटाई प्रक्रिया कहते हैं, और ये प्रक्रिया किसमें होती है? कपास में होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है पहला ईंधन जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए उत्तरदायी था। ईंधन तो जरूरी होगा ना, इंडस्ट्री के लिए क्या जरूरी होगा? ईंधन जरूरी होगा। तो उस ईंधन में सबसे पहले किस चीज को यूज किया गया था? तो पेट्रोल का, मिथेन का, कोयला का, मिट्टी के तेल का, जिससे हम ईंधन के रूप में उसका यूज कर सके इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले जो है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें सबसे पहले कौन से ईंधन का यूज किया गया था? तो कोयला का किया गया था, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। फिर है तेल समुद्री स्तरित। जो तेल समुद्री स्तरित है वो कौन सी चट्टानों के बीच में पाया जाता है? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं उनके बीच में जो है तेल स्तरित जो है समुद्री तेल होता है वहां सब में पाया जाता है। तो वो कौन सी चट्टानें हैं? तो अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या चूना पत्थर। तो बच्चों वो चट्टानें होंगी आपकी, वो चट्टानें होंगी रूपांतरित चट्टानें, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है वह संसाधन जिसका उपयोग अभी तक मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है? अभी तक ऐसे संसाधन आने वाले टाइम में उसका यूज कर सकते हैं, बट अभी तक हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम उसको यूज कर सके। तो उस संसाधन को क्या कहते हैं बच्चों? संभावित, विकसित, अनवीनीकरण या नवीनीकरण।
तो वो जो ऐसे आपके रिसोर्सेज जिसका हम अभी यूज नहीं कर रहे लेकिन आने वाले काल में हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद, लेकिन अभी इसका यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे जो हमारे रिसोर्सेज है बच्चों वो कहलाते हैं हमारे संभावित संसाधन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संभावित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर यूरोप निम्न में से किसका बड़ा उपयोग करता है? ऐसा कौन सा इसमें से ऊर्जा है जो सबसे ज्यादा उपयोग जो है कौन करता है? यूरोप करता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो यूरोप में सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो ऊर्जा है वो है पवन ऊर्जा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है चीनी से जब गन्ना को बनाया जाता है ना, चीनी से गन्ना को बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कौन से क्षेत्र में रखते हैं? ठीक है, वो प्रक्रिया कौन सा क्रियाकलाप है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है या पंचक है? तो बच्चे ये कौन सी है? द्वितीय है, क्योंकि हम गन्ना क्या कर रहे हैं? गन्ना को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, कच्चे पदार्थ की तरह। तो अब जो गन्ना है उसको हम भेज देंगे, फैक्ट्रीज भेज देंगे, उसका क्या हो जाएगा? उसका हम क्या बनाएंगे? सॉरी, चीनी बनाएंगे। तो चीनी क्या है? द्वितीय क्षेत्र में तो बन रही है ना, यानी कि हम इंडस्ट्री भेज रहे हैं। तो इंडस्ट्री किसमें आता है? आपका सेकंड सेक्टर में आता है। तो यानी कि चीनी का गन्ने से उत्पादन किस प्रकार का क्रिया है? तो क्रियाकलाप है तो द्वितीय। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। फिर है जब राज्य को विभाजित किया गया था भाषा के आधार पर, वो कब किया गया था? तो पूर्ण गठन किया गया था ना भाषा के आधार पर। भारत में जितने भी राज्य थे उनका पूर्ण गठन हुआ था भाषाओं के आधार पर। तो ये जो पूर्ण गठन है भारत में राज्यों का, तो वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो भारत में राज्यों को विभाजित भाषा के आधार पर कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1950, 1955 या 1953 या 1956। तो भाषाओं के आधार पर बच्चों जो भारत के राज्य है उनका जो पूर्ण गठन किया गया था वो हुआ था 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट होगा। फिर है प्रोफेसर दवे किस शिक्षा आयोग में डैश शिक्षा को विकसित करने के लिए अधिगम का न्यूनतम स्तर प्रस्तावित किया गया? यानी कि कौन से स्तर की बात की गई प्रोफेसर दवे के द्वारा शिक्षा आयोग में? प्राथमिक, उच्च, नर्सरी या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय? तो बच्चों प्रोफेसर दवे के द्वारा शिक्षा आयोग में बात की गई थी प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने अपने शिक्षा आयोग में इस चीज को सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से राष्ट्रीय एकता दिवस। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, यानी कि जब सभी अनेकताओं में जो विभिन्नता होती है ना, विभिन्नताओं में एकता हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर 19 नवंबर, 1 नवंबर, 14 नवंबर या 8 नवंबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर बच्चों जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? माउंट केटू, ठीक है, या फिर माउंट आबू या सांची या पुरी? तो बच्चों जो जैन मंदिर है वो आपकी स्थित है पुरी में। सॉरी, जो जैन मंदिर है बच्चों वो आपकी स्थित है माउंट आबू में। पुरी में तो जगन्नाथ का मंदिर, ठीक है। तो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपकी माउंट आबू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। फिर है भारत के राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया गया? देखो वो क्वेश्चन कैसे बताया था? भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो कौन से क्वेश्चन में वो पूछ लिया, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया? भारत में जब राज्यों का गठन हुआ तो किस आधार पर हुआ? तो क्या बता दोगे? भाषाओं के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष यानी जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो बच्चों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्वेश्चन है हमारे संविधान का डैश यानी कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा बाल श्रम को रोका गया है? हमारे संविधान के द्वारा किसका प्रावधान किया गया? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 24। तो बच्चों जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें बाल श्रम को रोका गया है अनुच्छेद 24 में, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसमें क्या लिखोगे, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को रोका गया है। हमारे भारत के संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। तो इसके थ्रू बच्चों आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ जो है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनके भी जो एग्जाम है एनिमल्स का जो आपका होने वाला है 30 नवंबर को, अभी ज्यादा टाइम नहीं है ना, जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कितने टाइम में आप इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके, सो घबराने की बात नहीं है, अच्छे से पेपर कीजिए, अच्छा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो लर्निंग 5 जूनियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स के बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप हिंदी में भी मैथ्स करवाइए। इससे पहले भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में जो है साइंस के क्वेश्चन को करवाइए। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया हूं और आपका जो है मैथ्स का भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। और आज का सेशन है बच्चों आपके हिंदी में ही मैथ्स के डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो बच्चों हमारा जो सीरीज चल रहा है वो एमएमएस चैंपियन जो चल रहा है, जिसमें आपको मैथ्स का सेपरेट लेक्चर मिल जाता है, साइंस का सेपरेट लेक्चर मिल जाता है, सोशल साइंस का सेपरेट लेक्चर मिल जाता है और रीजनिंग यानी मैथ का जो आपका पेपर है ना, इनका सेपरेट लेक्चर मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब हमारी टीम को मैंने एक वर्क टीम दे दी है कि हम लोग ने मैथ्स जैसे आपके ये सब्जेक्ट है ना, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस और रीजनिंग है, इनका दोनों में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली रहेगा बच्चों। तो आपको जो समझ में आता है, हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी में कीजिए, इंग्लिश समझ में आता है तो आप इंग्लिश में कीजिए। हमारी टीम आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बने हैं, आप लोगों के हेल्प के लिए बने हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट के एनालाइज करके हमारी टीम आपके लिए वर्क जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो आप लोगों का ही डिमांड था कि सर आप हिंदी में मैथ्स करवाइए। साइंस तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया बच्चों, है ना। सोशल साइंस ऑलरेडी चल रहा था, सोशल साइंस हिंदी में हम करवा ही रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो आज जो है आज से मैथ्स भी स्टार्ट हो गया आप लोगों का। अब आपको हिंदी में भी वीडियोस मिलेंगे, इवन इंग्लिश में मिलेंगे बट हिंदी में भी मिलेंगे आप। तो आप जो कंफर्टेबल हो, जो आपको बेस्ट लग रहा है आप वो कीजिए और एनएमएस चैंपियन बनिए। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है 71 में देखो क्या कह रहा है, क्योंकि आपका जो सेट पेपर है ना 71 से लेकर के 80 तक का जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो कभी पहले भी दे देता है, कभी बाद में भी दे देता है, लेकिन हाँ सेट में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, है ना। 25 जो होते हैं आपके सोशल साइंस के होते हैं और 35 जो है बच्चों आपके क्या होते हैं, साइंस के होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होता है। ठीक है, चलो तो हम करते हैं स्टार्ट 71 से। तो 71 में देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, किसी हिमगिरी करण यानी जहां ठंडा, हिमगिरी करण मतलब क्या होता है, ठंडा, है ना, प्रक्रिया में कमरे के तापमान 40 डिग्री यानी 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में शुरू होने के लिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देखो बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। यानी कह रहा है 40 डिग्री यानी एक रूम है, यानी मान लो एक कमरे है बच्चों, पूरा क्वेश्चन का फील लो, है ना। आंसर तो 1 मिनट में करा देंगे, है ना। ये हमारे पास क्या है, रूम है। ये क्या है बच्चों, रूम यानी कमरा है। इसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटे में, है ना, क्या करें बच्चों, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो बताओ जी 2 घंटे में कितना होगा, है ना। 2 घंटा में कितना होगा बच्चों, 2 घंटे में क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 3 घंटे में, 4 घंटे में, ऐसे क्या करेंगे आप, सिंपल देखो, इसको अगर आप डिवाइड कर दे तो 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 8 घंटे में क्या होगा, मतलब जो है 8 घंटे में ये बराबर हो जाएगा। और हमें क्या कह रहे हैं, 10 घंटा कह रहे हैं ना, तो 10 घंटे से अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, -10 डिग्री में इस रूम का टेम्परेचर चला जाएगा। माइनस में है आंसर, यस 10 डिग्री इज करेक्ट। या फिर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। देखो पहला स्टेप, 40 डिग्री में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया पहला घंटा का। अच्छा अब देखो बच्चों, 35 में से फिर 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा दूसरा घंटा का। अब देखो जी, 30 में से फिर 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरा घंटा का। फिर 25 में से आप 5 घटा दो, कितना बनेगा, है ना, 25 में से 5 घटा दो 20, ये बन जाएगा चौथा घंटा का, है ना। 20 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों, 15, ये हो जाएगा 5वां घंटा, है ना। और उसके बाद 15 में से 5 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा छठा घंटा का, है ना। 10 में से 5 घटा दो तो कितना बन जाएगा आपके पास, है ना, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7वां घंटा का, है ना। 5 में से 5 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 8वां घंटा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो -5 में से -5 ये करोगे, 0 में से -5 करोगे तो क्या होगा, -5, ये हो जाएगा 9वां घंटा। और -5 में से -5 कर दो तो कितना हो जाएगा, -10, ये हो जाएगा आपका 10वां घंटा। देखो मैंने तरीके भी आपको समझा दिए, ऐसे भी समझा दिए, ऐसे भी समझा दिए, आप जो कंफर्टेबल हर घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना, देखो ना, प्रति घंटा 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये हो गया पहला घंटा में इतना हो जाएगा, दूसरा घंटा में इतना, तीसरा घंटा में, चौथा में, 5वां में, छठा में, 7वां में, 8वां में, 9वां में, 10वां में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है ना, 10 घंटे बाद कमरे की तापमान क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेपर में तो आप एकदम तुक्का लगाओगे, क्योंकि ये चीज समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी से कर पाओगे, राइट। मैं थोड़ा सा डीप में इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन वेरी भी कर जाए तो आप बहुत अच्छे से कर पाओ। इसीलिए मैं डिटेल अलग अलग तरीके से भी आपको सॉल्व करके कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं, है ना। और कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये मेथड सही है या फिर मैं डायरेक्ट मेथड से आपको कराऊं, शॉर्टकट मेथड से कराऊं। देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, पार्टिकुलरली क्वेश्चंस के लिए होता है, समझ रहे हो। और जो लॉन्ग मेथड होता है ना, ये आप सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इसीलिए तो आपको कौन सा मेथड चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई कितना दे रखा है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कागज का परिमाप क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कैसा है, कागज कैसा है, आयताकार है। तो देखो थोड़ा सा समझो आप, आयताकार मतलब क्या हो गया, आयत होगा बच्चों, है ना। ये आपका आयत हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये लंबाई होता है। तो लंबाई कितना दे रखा है आपका, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है, सेंटीमीटर। तो अगर इसको तोड़ोगे तो 12 दूनी 24, 1 25, तो 25 बटे क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो गया। तो ये 25 है तो ये भी होगा, क्योंकि आयत है तो अपोजिट साइड तो बराबर ही होता है ना, इसके आमने सामने के भुजा बराबर होता है। तो ये 25/2 है तो ये भी 25/2 हो जाएगा, है ना। ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चौड़ाई कितना दे रखा है, देखो चौड़ाई जो है बच्चों वो क्या दे रखा है आपको, 10 होल 2/3 दिया हुआ है, 10 होल 2/3। तो 10 दिया 30, 30 2 32, 32 बटे क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। और ये भी हो जाएगा 32 बटे 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या कर रहा है, बराबर होता है आयत का। तो अब क्या है कि इसका परिमाप बताइए, परिमाप क्या होगा, है ना। परिमाप इक्वल्स टू व्हाट, इसका परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो देखो बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है बच्चों, चौड़ाई, है ना। 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखो 2 लंबाई कितना है हमारे पास, लंबाई कितना है 25/2, है ना, 25/2 है। और चौड़ाई कितना है बच्चों, 32/3 है, 32/3 है, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर दो, 3 और 2 कैंसिल लोगे तो 6 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो तो 3 और 25 किया क्या हो जाएगा 75, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो 2 तो 32 दूनी 64,
ठीक है, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो 75 इसको ऐड करो तो 5 4 9, ठीक है, और 6 6 12, 1 13, 139 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो ये 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 139 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो हम क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखो बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए नीचे वाले से ऊपर में डिवाइड करते हैं 139 में, इससे देखो 4 3 12, ठीक है, 1 आ जाएगा, और ये 9, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, ये 9 आ गया, ठीक है, तो 36 18, 6 आ गया, अब ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा जी 36 18, अब तो ये कटने वाला है नहीं, है ना, अब ये कटने वाला है नहीं, तो 1 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया। तो अब इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे, 46 होल 1/3, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 46 होल 1/3, देखो ऑप्शन में है 46 1/3 बी, है ना, 46 होल 1/3, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट, 46 1/3 सेंटीमीटर, राइट। इज इट क्लियर ना, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही बच्चों आपको समझना है ना, क्योंकि देखो अगर आपके ना, मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए करा रहा हूं आपको कि अगर क्वेश्चन वैरी भी कर जाए तो आप क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, प्रॉपर करके आओ, समझ रहे हो, फॉर्मूले, इसीलिए तो सारा डिटेल्स 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करा रहा हूं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में देखो क्या है, एक कार, ध्यान दो, एक कार 2.2 घंटे में, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी होगी? तो कह रहे औसत दूरी कितनी होगी 1 घंटे में। तो देखो 2.2 घंटे में इतना जा रहा है, तो 1 घंटे में, तो आप इनका जो निकालोगे, औसत दर जो निकालोगे, है ना, औसत दर क्या करो, 89.1 अपॉन में 2.2 से डिवाइड कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलो इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो क्या हो जाएगा 891 अपॉन में 22, अब इससे डिवाइड कर दो, राइट, डिवाइड करो, चलो डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 891 22 सा कितना, 4 से लग जाएगा 88, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, अब तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा दो, एक तो ऑलरेडी, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 110, क्या हो जाएगा बच्चों 110, 110 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अच्छा तो 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 हो जाएगा ना, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 40.5, और किलोमीटर में है, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है, तो ये देखो 40.5 है, 40.5 है, यस है बच्चों डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे और ये बनाया तो यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। आप ऐसे गलती मत करना, प्रॉपर तरीके से करना, राइट, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या है, 6 क्रमांकत वर्षों एक स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, यानी 6 क्रमांकत है, यानी एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है देखो, पहले वर्ष में इतना था, है ना, 1555, दूसरे वर्ष में कितना था 1670, तीसरे वर्ष में क्या है 1750, और चौथे वर्ष में क्या है 2013, और 5वें वर्ष में कितना है 2540, और उसके बाद छठे वर्ष में क्या है 2820 जो है बच्चे थे। तो इस समय काल कह रहे कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की मध्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों मध्य कैसे निकालते हैं, यानी माध्य, इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं ना, माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखो माध्य के लिए अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, माध्य है ना, माध्य निकालने क्या होता है, कुल संख्या यानी टोटल नंबर, कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कुल बच्चों की संख्या अपन में कुल समय, है ना, तो वही हो जाएगा, है ना, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है वो, और उसके बाद ये, तो सभी को आपको क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है, ठीक है ना, यानी कुल संख्या अपॉन में क्या होगा, कुल समय, है ना, क्या हो गया कुल समय, बोल दो समय, यानी
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं समीशन ऑफ एक्स, है ना, अपॉन में क्या होगा टोटल नंबर, यानी एफ एक्स। ये वाला फॉर्मूला तो अभी आप ना समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है, ठीक है, बस यही समझो कि इन सभी को समा कर देना और टोटल कितने हैं 6 वर्ष है तो 6 वर्ष से डिवाइड कर देना। तो हम यहां पे लिख देंगे माध्य संख्या, है ना, माध्य संख्या क्या होगा बच्चों, इसको देखो 1 इतना हो जाएगा प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 213 प्लस 2540 प्लस 280 अपॉन कितना होगा बच्चों 6। कितने हैं 6 क्रमांक है तो 6। अब आप इसको ऐड कर दो, ऐड करो कितना होता है, फटाफट ऐड कीजिए। ऐड करोगे तो ऐड करने में क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, फटाफट बताओ। 12348 होगा बच्चों, है ना, 12348 होगा। आप इसको ऐड करोगे और 6 से डिवाइड कर दो। 12648 आया, अब इसको 6 से डिवाइड करो 6 से डिवाइड क्या आता है देखो, 12348 को 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आ गया, अब क्या आ जाएगा 3, एक डिजिट आ गया, एक से तो कटेगा नहीं तो एक 0 लगाओ, फिर ये उतारो तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 44, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 में क्या है 6 है ना बच्चों, तो 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा, 4 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 से पहले 6 8 48, 6 8 48 हो जाएगा, 48 कट गया तो कितना हो जाएगा 2058 है, यस 2058, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप चीजें को समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। तो आप माध्य का फॉर्मूला ये याद रखें, जितने आपके ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जितने आपकी संख्या दे रखे उतने अपॉन में टोटल सम, ठीक है। तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। सभी को ऐड कीजिए, 12348 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 2058, ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपका ऑप्शन ए में है। इज इट क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में एक देखने के डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब तक जितने भी मैंने सेट सॉल्व किया है ना, सब में इसके बेस पे क्वेश्चन एक है ही है, राइट। तो एज के बेस पे एक क्वेश्चन रहता ही है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्या है देखो, कह रहे हैं राजू कहता है कि उसके पास रमेश के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक है, तो अधिक कंचे हैं। यदि राजू के पास 37 कंचे हैं तो रमेश के पास कितने कंचे होंगे। बात समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। कह रहा है कि देखो रमेश के पास जितने कंचे होंगे ना, रमेश के पास जितने कंचे होंगे ना, है ना, उससे 5 गुना प्लस 7 अधिक होंगे राजू के पास। तो बताओ रमेश के पास कितने कंचे होंगे, है ना। चलिए आपसे आप सॉल्व करके दिखा दो। तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बच्चों, माना कि रमेश, है ना, रमेश के पास, है ना, कंचे, है ना, क्या है कंचे कितने हैं। तो देखो रमेश के पास कितने कंचे पता ही नहीं, तो x मान लेते। अब प्रश्न से कह रहा है, ध्यान से समझो, राजू के पास कितने होंगे। तो कह रहा है जितने रमेश के पास है उनके 5 गुने से 7 अधिक है, ठीक है। क्या है 5 गुने से 7 अधिक है, और यदि राजू के पास 37 कंचे हैं तो ये हो गया 37, बस, ठीक है। अब क्या करो, इनको सोल्व करो। तो 5x इधर लेके जाओ, 37 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर क्या हो गया 30/6, तो सॉरी 30/5 ना, तो 6 पंचे 30, तो x बराबर क्या हो गया 6। तो आपके पास यानी रमेश के पास कितने कंचे होंगे 6 कंचे होंगे, है ना। कितने होंगे बच्चों 6 कंचे होंगे, तो 6 है, यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप करेक्ट कर पा रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी एक पेड़ है ना, क्या कह रहे हैं, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है
और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उनके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये 10th में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो मान लो ये एक पेड़ है, ध्यान से समझना, है ना, ये एक पेड़ है और ये पेड़ कह रहा है कि 5 मीटर पे ये टूट जाता है। ये क्या है, 5 मीटर का है, ये मान लो 5 मीटर है, 5 मीटर पे ये पेड़ टूट जाता है। तो ये जो इनका बेस है, ये जो इसका आधार है, ये क्या है बच्चों, आधार, है ना, ये क्या है, आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर पे जाके छूता है। ये आधार कितना है, 12 मीटर दे रखा है ना, कितना, 12 मीटर, है ना। तो ये 12 मीटर पे जाकर के छूता है। तो हमें बताओ ये 12 मीटर पे जाके छूता है, तो इस पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो देखो बच्चों, अगर ध्यान से समझो, अगर मैं ये बात, अगर ये डिस्टेंस निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा ये कितना है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये टूटा है, यही टूट के तो फोल्ड हुआ है ना। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो ना, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि टूट जाता है, तो जितना ये टूटा है वही आकर के यहाँ पे मिला है। तो अगर मैं इसकी दूरी निकाल लूं तो ये दूरी हमें पता चल जाएगा, और जब ये दूरी पता चल जाएगा तो ये दूरी और ये दूरी को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो पूरा पेड़ की हाइट पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखो, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, और ये होता है लंब। क्या होता है बच्चों, लंब। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कर्ण को निकालने के लिए। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का अगर निकालोगे तो अंडर रूट क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर, है ना, इन दोनों का सम होता है। तो चलो करके देखते हैं। लंब कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और आधार कितना है बच्चों, 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अच्छा, इन दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 169, और 169 क्या होगा बच्चों, 13 का, 13 इंटू 13। ठीक है, तो रूट के अंदर में 2 होता है तो एक बाहर होता है, तो ये 13 मीटर आ जाएगा। यानी मैंने क्या पाया, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया बच्चों हमारा, ये हो गया 13 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये भी तो 13 मीटर होगा ना, ये भी क्या होगा, 13 मीटर। अब पेड़ की हाइट ए से लेकर के बी और सी, है ना, डी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ए सी क्या हो गया, पेड़ की हाइट होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। ये तो ना, दिस प्लस दिस कर दो, तो क्या होगा, 5 मीटर, है ना, प्लस 13 मीटर। 5 मीटर प्लस 13 मीटर कितना हो जाएगा, 5 3 8, 18 मीटर हो जाएगा, है ना। तो पेड़ की जो हाइट होगी ना बच्चों, वो कितनी होगी, 18 मीटर होगी। पेड़ की जो हाइट होगी वो कितने होंगे, 18 मीटर होंगे। ऑप्शन में है यस, ए है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। ऐसे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, और इस चैनल की खासियत ही एनएमएस चैंपियन का, इस चैनल का पर्पस ही है कि ह्यूज ऑफ एनएमएस चैंपियंस बनाए, चाहे वो किसी स्टेट का हो। इसीलिए आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अवेलेबल है। ईच स्टेट का आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हो, राइट, आप हरियाणा से हो या बिहार से हो या दिल्ली से हो या यूपी से हो या गुजरात से हो या राजस्थान से हो, जहां से भी हो, आप इस चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। आप अपने स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टेट को फाइंड आउट करके आप उस प्लेलिस्ट को देख करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एनएमएस चैंपियन बन सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एक खिलौने का भाव, एक खिलौना कह रहे कि एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य, एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य 540 रुपया है। ठीक है, कह रहे एक खिलौने का जो, एक खिलौना यानी एक खिलौना कार है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपया है। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेच दिया। एक दुकानदार है, 540 रुपया में वो खरीदा और 20% लाभ पे उन्होंने बेच दिया, विक्रय मूल्य है, ठीक है, बेच दिया। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है वो बताना है। तो देखो, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना, है ना।
क्या है? विक्रय। विक्रय मूल्य जो है बच्चों वो कितना है खिलौने का? 540 रुपया में। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया। लाभ कितना है? लाभ देखो कितना है हमारे पास, 20% लाभ है बच्चों। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, है ना? कह रहे क्रय मूल्य बताइए, खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? खरीदा कितना में होगा, क्योंकि बेचा तो है, ये तो पता है हमें। बेचा कितना में? 540 रुपए में बेचा है, और 540 रुपया में वो 20% का लाभ कमाया है ना? तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, है ना? माना कि खिलौने का जो प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया मान लेते हैं। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, है ना, वो कितना होगा बच्चों? विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 20 रुपया लाभ कमाता है ना, समझ रहे हो ना? मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा और 20% लाभ लिया, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से ही तो करते हो ना आप सॉल्यूशन कंपेयर। तो मान लो हमने 100 में खरीदा और 20 रुपया ज्यादा कमाया, तो मतलब क्या होगा? 120 रुपया में बेचा होगा, जब ही तो कमाया ना बच्चों, समझ रहे हो ना? यस, तो ये 120 रुपया हो गया। अब हमें क्या है? क्रय मूल्य बताना है। देखो क्रय मूल्य निकालोगे ना तो सिंपल सी बात ऐसे कर सकते हो, 100 अपन में क्या हो जाएगा? 120 इंटू क्या कर दो? 540, बस आपका निकल के आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसको कर दो तो ये हो जाएगा 2 से 6, और ये क्या हो गया? 50। इसे करो 9 4 बच्चों, तो 9 5 से 45 कितना हो जाएगा? 450। कितना हो रहा है बच्चों? 450 रुपये, है ना? ये क्या होगा? 450 रुपये हो जाएगा। तो यानी जो क्रय मूल्य रहा है, यानी एक खिलौने कार का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 450 रहा होगा, है ना? 450 रुपया में वो खरीदा, 20% लाभ जब बेचा तो उसका प्राइस 540 रुपया हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? 450 रुपया आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो क्या है। रजनी ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? यानी कितना धन, यानी मूलधन कितना लिया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों जो दिया है पहले वो लिखो। तो देखो वार्षिक, है ना? वार्षिक जो है, वार्षिक दर कितना है बच्चों? वार्षिक दर कितना है आपका? 9% दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा समय देखो कितना दिया हुआ है? समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और ब्याज कितना दिया है? ब्याज जो है बच्चों वो कितना दिया है? ब्याज दिया है 45 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है बताओ मूलधन, है ना? क्या कह रहा है? मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना था, है ना? यानी कितना धन उनके पास था। तो देखो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। ब्याज, है ना? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, या इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100। ये होता है इंग्लिश में हम लिखते हैं। बाकी आपको हिंदी करा रहे हैं तो हिंदी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बेटर करने का आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाया था, बट आप लोगों के कमेंट से मैं हिंदी में भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊं और बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊं, है ना? तो आप लोग भी हम लोग एक टीम को सपोर्ट करो, है ना? उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जो एनएमएस चैंपियन बनना चाहता है और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहता है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, है ना? चलिए तो बढ़ते हैं। तो ब्याज देखो हमारे पास ब्याज दे रखे क्या? यस, हमें क्या निकाला? मूलधन ना। तो देखो इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन, है ना? मूलधन गुने समय गुने दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुने 100 हो जाएगा। तो हमको मूलधन चाहिए ना जी, तो मूलधन, है ना? मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 अपॉन में क्या हो गया? समय इंटू दर। ठीक है जी। तो देखो ब्याज कितना दे रखे बच्चों? आपका 45 रुपया है ना? 45 और गुने 100,
और समय कितना है 1 साल, और दर कितना है आपका 9% दे रखा है, तो काट दो इसको, 9 पंचे 45, तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा बच्चों 500 रुपया होगा, है ना। मूलधन कितना हो जाएगा 500 रुपया। ऑप्शंस में देखो है 500 यस बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप चीजों को कनेक्ट करो और ऐसे ही क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये फॉर्मूले जरूर आप याद रखें, इस पे क्वेश्चन आपको चेंज भी हो सकता है, या एज इट इज दे दे या इसके बेस पे क्वेश्चन दे दे। ठीक है, चल तो बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में देखो क्या कह रहे हैं। एक वर्गाकार, ध्यान से देखो बच्चों, कह रहे एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि ध्यान दो, यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो तो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। हमें कह रहा है आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा कनेक्ट करो, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, घुमाया है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, वर्ग है, ये क्या है ध्यान से समझो, ये वर्ग है बच्चों, थोड़ा सा आप फिगर से समझिए, ये वर्ग है और बराबर किसका है, ध्यान से देखो आप अच्छे से, ये है आयत। यानी ये हमें ये कहना चाह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान से समझो, इसका जो क्षेत्रफल है, देखो आंसर ना तो मैं आंसर तो 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट क्या कुछ सेकंडों में बता दूंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाना हमारी टीम का दायित्व तो बनता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाओ, जिससे आप कहीं भी चले जाओ आप इस चैनल का नाम जरूर लोगो कि एनएमएस चैंपियन सीरीज जो लर्निफाइड जूनियर की जो टीम थे वो हमें ऐसे पढ़ाए हैं कि किसी भी जगह चले जाए हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे जरूर, है ना। क्या करेंगे, तोड़ेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि माझी के यहां से आए हुए हैं, तो आपको पता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही है बच्चों, क्वेश्चंस का मोटो यही है कि आपको दिमाग में बैठा दे ये बनाया कैसे है। आप चाहो तो खुद भी बना भी सकते हो ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए मैं डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कराने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी अगर मान लो ये 10 मीटर स्क्वायर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा, ऐसा क्वेश्चन में क्या है ना। अच्छा, समझ में आया। ठीक है, अब क्या है, इसका साइड आपको दे रखा है 60 मीटर थी। अच्छा, इसकी लंबाई दे रखा है आपको 90 मीटर और इसकी चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, तो बस सिंपल सी तो बात है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और जब ये क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा तो चौड़ाई तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना। समझे कि नहीं गुरु? तो वही तो क्वेश्चन घुमाया आपको और बच्चे घूम जाते हैं। बट आप एनएमएस चैंपियन जो लर्निफाइड जूनियर के बच्चे हैं ना, वो कभी घूमने वाले नहीं है, क्योंकि पहले मैं इतना घुमा करके समझाता हूं ना, उनको सारे मेथड क्लियर करा देता हूं, तो वो तो घूमेंगे ही नहीं ना, एकदम डायरेक्ट करके आएंगे पेपर में, राइट। और 4 क्या होगे पेपर में, ये हमारी गारंटी है, राइट। चलो, तो ये क्षेत्रफल क्लियर हुआ, क्षेत्रफल ये समझ में आया। अच्छा, अब इसका देखो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल देखो जी, कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर है। क्वेश्चन में क्या है जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, है ना, भुजा गुने भुजा था 60 गुने 60। और इसका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इतना दे रखा है, चौड़ाई हमको पता नहीं तो x ले ली। अब देखो जी, इस 0 से 0 को काट दो, खत्म। अब ये देखो, इसे काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, है ना, इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो कितना आ जाएगा, इसे काट दो तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, 20 आ जाएगा, 20। अच्छा, 22 जा 40, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर, बस खत्म। देखो कितना आसानी से आ गया। और लग कैसे रहा था, ओ माय गॉड, क्वेश्चन में बहुत घुमाया है ना। देखो समझ आनी चाहिए, समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से फोड़ेंगे आप, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लर्निफाइड जूनियर के बच्चे हैं, कहीं पीछे हटने वाले में से नहीं है ना। देखो बस इतनी समझनी थी, बाकी कहानी तो खत्म। देखो 40 मीटर है, यस डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बीसी ज्ञात कीजिए, यानी ये बीसी आपको फाइंड आउट करना है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर
और ऊंचाई AD, ये AD दे रखा है हमको 3 सेंटीमीटर, तो हमको कह रहा है BC। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है, आधार है जी, क्या है, आधार है, ठीक है। और ये हमारा ऊंचाई है, क्या है, ये ऊंचाई है। तो याद करो बच्चों, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2 और मल्टीप्लाई आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो आपको दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिख दो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 लिख दो। आधार हमको पता नहीं है ना, आधार हमको पता नहीं है, और ऊंचाई हमको 3 दे रखा है, ठीक है जी। अब देखो जी, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू क्या हो जाएगा, BC। आधार तो हमारा BC ही है ना जी, तो BC निकालने को क्या है, BC गुने 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको, तो BC बराबर क्या लिख दोगे, 36 गुने 2 अपन में क्या हो गया, 3 डिवाइड कर दो, 1 2 तो 12 गुने 24 है ना, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा BC, है ना। और यही हमसे पूछ रहा है, BC बताइए जी, BC कितना है, 24 सेंटीमीटर है, यस A है, तो इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, है ना। देखो ना, ये त्रिभुज है ना, तो इसका आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, आप याद कर ले बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार तो हमारा BC है ही, ऊंचाई दे ही रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो बस आधार निकाल दो, ऐसे निकाल दो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रयोग करना है पाई की वैल्यू 3.14। देखो बच्चों, पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है। तो अगर आपको 3.14 दिया है तो आपको वही यूज करना चाहिए। कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप जो आपको इजी लगे आप वो यूज करो, 22/7 यूज कर लो या फिर 3.14 यूज कर लो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। एक कह रहा है वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या, मतलब मान लो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके चारों तरफ पाइप को लपेटना है, ठीक है। तो इसकी लपेटने की लंबाई क्या कीजिए। लंबाई मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, यानी परिमाप बोलते हैं हिंदी में बच्चों, क्या बोलते हैं, परिमाप इसका ज्ञात करना होगा कि कितने रस्सी इसमें लग जाएगा। तो देखो हमें त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें कह रहे हैं इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है बच्चों 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो लिख दो 2, पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.14 और r की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को आप चाहो तो हटा दो तो 1 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इससे करोगे 314, मैं थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ, 314/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 6 2 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, डिवाइड कर दो तो 62.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 62.8 क्या होगा, सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो है यस, ये है बच्चों सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूले बच्चों आप जरूर याद रखें, है ना। विड्थ की परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, देखो पवन, है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कह रहे हैं पवन नाम का कोई बच्चा होगा जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तस्करी यानी डिस्क को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। और पाई का जो प्रयोग करना है बच्चों, यहाँ पे देखो आपको दिया है 22/7। मैंने अभी बोला था ना
पाई की वैल्यू आपका 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है। तो आप जो आपके अकॉर्डिंग, अगर आप क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.14 यूज करो तो आप 3.14 यूज करना, और कहता है कि 22/7 यूज करो तो 22/7 यूज करना है ना, यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, तो चलिए पहले हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, आपको जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पहले हम विड्थ का परिधि निकालेंगे यानी परिमाप निकालेंगे, है ना। विड्थ का परिमाप, विड्थ का परिमाप कितना है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला अभी बताया था, 2πr हो गया। तो 2 पाई की वैल्यू हमको कह रहे हैं 22/7 आप यूज करो, r की वैल्यू 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इतनी बात क्लियर हुई। आ जाओ फिर से एक बार पढ़ो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार डिस्क की बराबर भागों में बांट दे। अब इस जो है ना, इसके दो भागों में बांट दिया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में, है ना, भागों में, है ना, दो भागों में क्या किया, बांट दिया है। तो क्या होगा 44/2, यानी ये क्या हो जाएगा 22। तो एक का जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो अब क्या है, अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे अर्ध, है ना, वृत्ताकार का परिमाप, परिमाप क्या होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, पाई आर अपन में क्या होता है बच्चों, पाई आर, ये पाई आर अपन में क्या हो जाएगा 22, ये ध्यान रखना। पाई आर अपन में क्या हो जाएगा 22, 22 तो आधा है, और यानी पाई आर 2d लिख दो ना, इसका 2r लिख दो, 2r, क्योंकि डायमीटर होता है ना, ये होता है, देखो ये हमारा क्या होता है बच्चों, अर्धवृत्त होता है, ये ध्यान रखना, अर्धवृत्त होता है। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा ना, तो डायमीटर ये क्या होता है r + r, 2r हो जाएगा। तो इसका जो परिधि होगा वो क्या निकालोगे, परिधि, यानी पाई आर अपन में क्या होता है, पाई आर। ठीक है, देखो पाई आर अपन में क्या होता है 2r हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू आपका 22/7 × 7 हो जाएगा, और +2 × r, r की तरह स्टार, तो ऐसे कर लो आप। तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22, और ये 7 × 14, तो 22 होता है, कितना हो जाएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 22 + 2r कर सकते हो, या फिर ये याद रख लेना, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो ये होता है, कुल परिमाप ये होता है, ध्यान रखना। परिमाप तो पाई आर ही होगा, कंप्लीट करोगे तो डायमीटर का भी प्लस करना पड़ता है, 2r करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 36 है ना, यस, सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। विड्थ की परिधि क्या होता है 2πr, और अर्ध परिमाप जो होता है वो पाई आर हो जाएगा। 2π को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 से, तो पाई आर ही होगा ना। तो पाई आर और कुल निकालना है, तो डायमीटर को भी हम ऐड कर देते हैं, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2r होता है, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2r लिख दिया। ठीक है, चलिए कनेक्ट कर पाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या है, यदि p = -2 है तो मान ज्ञात कीजिए इसका। ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको p की वैल्यू पुट करना है और इसका कैलकुलेशन करके बताना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। -2p, p के जगह पे क्या लिखोगे, -2 का क्यूब है, -3, और p के जगह पे -2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, +4 है, और इसके जगह पे क्या है बच्चों -2 + 7। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। तो -2, ये -2 है बच्चों, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, यानी -2 × -2, है ना, 3 बार है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस है यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है, और ये +7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को करोगे तो माइनस क्या होता है, माइनस को इंटू करोगे माइनस से तो क्या बनता है बच्चों, प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस प्लस 8 दूनी 16, तो ये 16 हो जाएगा, और प्लस माइनस होता है -7, और ये क्या होगा बच्चों -8 + 7, तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा 4×3 12 होगा ना, मैंने 7 लिख दिया, 4×3 12 होगा बच्चों, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 12×8 20 और ये हो जाएगा 23, 23 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 3, तो 3 आपका क्या होगा आंसर होगा। ये पार्ट कटा नहीं है, ये ध्यान रखना, 4×3 12 होगा ना, इसी वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 है प्लस का, यस, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। आप चेक कर लो, खुद से भी सॉल्व करके चेक कर लो, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है ना, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो माइनस आता है, ये बात आपको याद रखना है। ये आप क्लास 4th 5th में समझ जाते हैं ये वाले कैलकुलेशंस, ठीक है। 6 में तो डेफिनेटली रहता ही रहता है, 5th में भी एडवांस मैथ करोगे तो समझ जाओगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं 84 में सरल कीजिए, है ना, ये आपकी कुछ क्वेश्चंस है, इनको आपको सरल करना, राइट। तो देखो ध्यान से समझो और करते हैं। देखो बच्चों कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 और 2 का पावर 5। अच्छा नीचे दे रखा है 9, राइट, क्या दिया हुआ है 9 इंटू 4 का पावर 2। तो देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 का पावर 4 और 2 का पावर 5 अपॉन, ध्यान से समझिए। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 या 3 का पावर 2। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 या 2 का पावर 2, ठीक है, लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 और 4 को 2 का पावर 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, है ना। देखो ना इसका पावर 2 है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या होगा 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब चलो, तो अब देखो बच्चों आप ध्यान से, अब अगर ये फॉर्मूला होता है, याद करना, a का पावर m और a का पावर n होता है, तो a का पावर m माइनस n होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा सरनी, है ना, ये है चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, जहां पे बेस इसके साथ ये लग जाएगा, इसके साथ ये लगा दो, ठीक है। अच्छा और एक और यहाँ पे भी देखो, इसका कुछ नहीं पावर है, तो ये, तो इस केसेस में देखना a का पावर m और a का पावर n, यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये भी आपको याद रखना। ये दो फॉर्मूला इसमें लग रहा है, इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला और इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला। तो देखो ये बच्चों 2 का पावर 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 लिख देता हूं और 3 का पावर 4, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखो ये वाला लगा रहे हैं, ये और इसके साथ, तो देखो 6 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा 9, तो 9 चौका 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 है क्या, यस है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसमें ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। बेस सेम होता है बच्चों फ्रैक्शन के केसेस में तो हम माइनस कर देते हैं, और जब बेस सेम होता है ना मल्टीप्लाई के केसेस में तो ऐड हो जाता है पावर। तो ये बात आपको याद रखना है, पावर ऐड कब होता है और पावर सब्ट्रैक्ट कर कब, डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा और मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होगा। ये बात आपको याद रखनी है और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या है, हल कीजिए x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2 क्या होगा, x की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, x/3 प्लस 5/2 बराबर क्या करेंगे -3/2। तो देखो बिना x वाले को एक साथ लेकर के जाते हैं, है ना, तो x/3 इक्वल क्या करोगे -3/2 और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो 2 -3 और -5 तो क्या हो गया -8/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो x/3 बराबर -8/2, इससे इसको डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, है ना। तो x/3 बराबर क्या होगा -4, इसको उधर लेकर के जाओ तो -4 × 3 तो कितना हो जाएगा -12, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -12 है, यस है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, यानी x की वैल्यू क्या होगा -12, राइट। x की वैल्यू क्या होगा बच्चों -12 है, डी है तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और ऐसे ही आपको करके आना है अपने पेपर में, है ना, जिससे कि आपके एनएमएस में पूरे अच्छे कटअप में आ सके,
ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की अनुपात, बालक और बालिकाओं के अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें कह रहा है बालकों यानी किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 7 अधिक है। ठीक है, तो बालक माना बालक की संख्या कितना होगा बच्चों 7x, बालिकाओं की संख्या है ना बालिकाओं की संख्या कितनी होगी 5x हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है यहां ध्यान से देखो, यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है, यानी 7x बराबर क्या हो गया 5x प्लस 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताइए। तो देखो 7x माइनस 5x बराबर 8, तो 7x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या होगा 8/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ पे पुट करो तो 7 गुने 4 7 आके 7 चौक 28, 5 गुने 4 तो 5 चौक 20, ऐड कर दो 8 48, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा जी। तो 48 है आपके पास, यस 48 इज द करेक्ट आंसर, 48 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ, समझ आया आपको। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया आप लोगों के लिए, जो मैडम पेपर सॉल्व किया उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाओ, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो क्या है, मोनिका एक संख्या सोचती है। मोनिका कह रहे मोनिका एक संख्या सोचती है, वह इनमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 5 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। माना कि मोनिका x नंबर सोचती है, ठीक है जी, x नंबर सोच लिया, तो जो सोचती है उसमें से -5/2 घटा देती है, तो घटा दिया जी। ठीक है, तो कह रहे अब जो परिमाण आया उसको वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, तो कर दिया जी, 8 से गुना कर देती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो सोचा तो हम x थे, तो ये 3 गुनी हो जाएगी, तो ये आपकी कहानी बन गई। इस कहानी का सार ये है, समझ रहे हो, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने वैसे वैसे कर दिया, आपको भी ऐसे ही करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, जैसे जैसे आपके प्रश्न में पूछ रहे हैं, आप वैसे वैसे ही कर दो, बस आपके आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हो, ये कहानी होगी। बस अब बच गया कैलकुलेशन, 8 से मल्टीप्लाई कर दो जब ब्रैकेट खोलोगे, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, इसे इसको डिवाइड कर दो 4, तो 8x और 5 चौक 20, और ये क्या हो गया 3x। तो x वाले को एक सेट करो, बिना x वाले को एक सेट, तो 8x माइनस 3x बराबर क्या हो गया 20, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 5 बराबर 20, इसको डिवाइड कर दो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बस, तो x की यानी सोची गई संख्या कितना होगा, सोची गई संख्या कितना 4 ही तो होगा ना जी, 4 है ना जी, यस 4 है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मतलब वो 4 नंबर सोची थी, है ना, तो वो सोची गई संख्या कितनी होगी 4 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या है, एक वस्तु का मूल्य, ध्यान से समझिए, क्या है एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किया गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेच दिया जाता है तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने करवाया है ना, उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्या कि वो 15 यानी वो वस्तु कितना में कह रहा है, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना था 15,500 था, और उस पर उन्होंने 450 रुपया मरम्मत का खर्च कर दिया, तो कुल जो है प्राइस कितना होगा, है ना,
कुल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 15,500 में तो खरीदा और 450 रुपया उन्होंने उस पर लगा दिया, तो कितना बचेगा? 15,985 रुपया तो होगा ना जी। ठीक है, तो ये इसका कुल प्राइस हो गया। अब क्या है, इस पे वो 15% लाभ लेता है, 15% लाभ प्रतिशत बेच देता है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो देखो पहले लाभ कितना लेता है, लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 15%, 15/100 गुने कितना है? 15,950। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो को कट कर दो। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब आपको 15,9,5 को, है ना, क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा? 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28 के 8 हाथ में 2, 5 तिया 15 16 17। ठीक है, और 3 3 1 4 3 1 4, है ना, 3 1 4 कितना आ जाएगा? एक बार देख लो। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28, 5 तिया 15 16 17 के साथ 3 1 3 1 3 1 4। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया बच्चों? 2। अब इससे 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, है ना, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 36 18। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5, तो ये हो गया 23,62,5, यानी इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। 2,362.5 रुपया के क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य प्लस क्या होता है? लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना था उनका? 15,950 प्लस कितना हमने कमाया? प्रॉफिट कितना लिया उन्होंने? 62.5। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 18,000। इसको ऐड करके देखो, ऐड करो क्या, यहां देख लो 15,950 प्लस कितना है बच्चों? 2362 प्लस 5, तो यहाँ पे 5 लिखो, 2 6 5 11 के 1, 9 3 12, 9 3 12, है ना, 1 13 के 3, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 18,312 पॉइंट इतना, 18,312, 6 5 11 होता है ना जी, 6 5 11 18,000। अच्छा, इसमें तो कहीं ये चीजें है, मिस्टेक है कहीं, क्या ऐड करने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ये हो जाएगा 23,262.5। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर्स, यही है क्या? यही है क्या? ये क्या हो जाएगा हमारा? 23,000। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस में है कुछ मिस्टेक्स हो रहा है बच्चों, है ना, क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो 9 तिया 27, अच्छा यहाँ पे देखो 9 तिया 27 से 28, 5 तिया 15 के 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आगे हमारा यहाँ पे देखो कितना है, अच्छा 3 है ना, 5 दूने 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो 5 तिया 15, 36 18, 36 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, 1 मिनट, अगर मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है इसका आंसर्स, तो यही आएगा 5 तिया 15 के 5। ठीक है, 9 तिया 27 1 28 के 8। ठीक है, 5 तिया 15 16 17 के 7। ठीक है, इससे कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ गया, 2 आ गया, है ना, और 5 आ गया। ठीक है, 2362 तो सही है जी, है ना, 2362 तो सही आ रहा है। फिर गलत कहाँ हो रहा है जी, है ना, गलत कहाँ हो रहा है? 18,342 जो आ रहा है 18,300, ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, है ना, ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको करोगे 18,342 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 18,342.50, है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। इसको ऐड कर लोगे तो क्या होगा 18,342.5, है ना, ये आपका आंसर आएगा। प्रोसेस ये, तरीका ये है, इसी से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या कह रहा है,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए, है ना, दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, 240, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 और क्या होता है d1 इंटू d2 होता है ना, विकर्ण की गुणनखंड मतलब मल्टीप्लाई। तो 240, ठीक है, और 1/2 हमने क्या हो जाएगा, एक कितना दे रखा आपको 16 और दूसरा हमको पता नहीं है, इसको डिवाइड कर दो तो 8 और 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 3 24 30, तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 और मीटर में दे रखा क्या, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 30, यानी जो दूसरी विकर्ण है, दूसरा विकर्ण क्या होगा 30 सेंटीमीटर, है ना। तो D इज द करेक्ट आंसर, D क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना 1/2 विकर्ण की गुणनफल होता है, गुणनखंड विकर्ण का, यानी 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहले विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, आप बहुत आसानी से कर लोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो क्या कह रहा है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से इनका मूल्य अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब क्या होता है, कमी आ गया, ठीक है, कमी हो गया। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर यानी स्कूल का मूल्य क्या होगा, है ना, बाद स्कूल का, स्कूटर होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे देखो स्कूल लिखा है, मिसप्रिंट है, स्कूटर होना चाहिए, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे मान लो कि एक स्कूटर है, उसका जो प्राइस था वो 42,000 रुपया था और उसका 1 साल में 8% घट जाता है, तो बताओ वो कितना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 42,000 का 8% निकाल लो, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 के साथ में 8 3 24, 8 चौक 32, 32 1 33 हो जाएगा, 3,360 रुपया कम हो गया, ठीक है, 1 साल में। तो अब इसमें से घटा दीजिए, 42,000 में से क्या करोगे, 3,333 घटा दो, ठीक है, 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, है ना, 9 में से 3 जाएगा 6, ये बच जाएगा अपने पास एक जाएगा नहीं तो 11, 11 में से 8 3 11 और ये हो जाएगा 38,640, 38,640 है क्या, यस सी है बच्चों। 38,640 क्या होगा, उस स्कूटर का प्राइस बच जाएगा 1 साल के बाद, क्योंकि हर एक साल गाड़ी का जो प्राइस है वो 8% घटता जा रहा है, यानी स्कूटर का जो प्राइस है ना, यानी 1 साल में कितना घट गया उनका, 3,360 रुपया प्राइस लो हो गया, कम हो गया। जैसे आप सिंपल में देखते हो डेली लाइफ में भी, आपके पापा अगर कोई कार खरीदता है या कोई गाड़ी खरीदता है तो हर एक साल उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये वैल्यू घटती चली जाती है, तो वही घट गया 8%, 3,360, तो 42,000 में से 3,360 घटा दोगे तो 38,440 रुपया आपका बच जाएगा, जो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो मैथ के क्वेश्चंस थे, तो ये आपके मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।